नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ फिर आपके समक्ष हूं। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज ये 41 सेट है और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं किसके लिए? टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और एलटी ग्रेड के लिए, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर और इन सब के साथ साथ जो एमपीपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम हैं उनके लिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बढ़िया चल रहा है, आप लोगों का तैयारी भी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी, मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करता हूं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ आप लोग जो रेगुलर जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कमिंग एग्जाम देना है वह तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से प्रिपरेशन करें। थियरी की क्लास भी बीच में पढ़ेगी, उसको भी देखें, लेकिन साथ में वो चाहे तो जो ऐसे बच्चे जिनको तुरंत एग्जाम नहीं देना है या उनके पास टाइम है अभी, तो वे ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैचेस हमारे यहाँ वो जो अभी हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके टीजीटी पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ का एग्जाम से संबंधित, वो 18 फेब से स्टार्ट हो रहा है, यानी 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और वो सब क्लासेस ऐप पर ही चलेंगी। ठीक है, साकेत आईएएस का ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और उसी से आपको क्लासेस ऑनलाइन मिलेंगी। थोड़ा सा अभी ऐप में काम चल रहा था तो 1-2 दिन अभी लग सकता है क्योंकि कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी और जो है वो अभी थोड़ा सा उसमें जो है क्लास प्लस वाले कुछ काम कर रहे हैं उसमें अपना, तो 1-2 दिन में हमको मिल जाएगा और फिर आप लोग उसको डाउनलोड करके और आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज के सेट में भी कुल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, कुल 15 क्वेश्चन है और लेकिन एक वाइड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम दे रहे हैं क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि? उदार लोकतंत्र, ठीक है, का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम बनाता है, यह बहुमत की राय पर निर्भर रहता है। अगर आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग सभी सही हैं। ठीक है, उदार लोकतंत्र के सभी लक्षण हैं, लेकिन अगर पूछ रहा है कि विशिष्ट लक्षण, स्पेशल कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका है, तो वास्तव में आंसर क्या होगा इसका आंसर बेटा बी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी आंसर। बी क्या कह रहा है? यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। वर्तमान में उदार लोकतंत्र का यह लक्षण सबसे विशिष्ट लक्षण माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान लोकतंत्र में जो राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है, उसको विश्व के लगभग सभी देशों में, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। लगभग सभी देशों के संविधानों में इसको शामिल किया गया है, समानता के अधिकार को, राइट टू इक्वलिटी को। तो ऐसे में मत मूल्य बराबर, सभी व्यक्तियों का मत मूल्य बराबर होना क्या है? एक लोकतंत्र का विशिष्ट लक्षण है। लेकिन ऐसा सभी थिंकर्स नहीं मानते हैं। आप जानते हैं 2 थिंकर्स का स्पेशली आप नाम पढ़ेंगे। अगर आप बेंथम को देखेंगे तो बेंथम यह कहता है क्या कि सभी व्यक्तियों का जो है मत मूल्य बराबर होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति एक मत का वह समर्थन करता है। कौन? बेंथम। किसका? एक व्यक्ति एक मत। एक व्यक्ति एक मत का क्या करता है? ये समर्थन करता है, एक व्यक्ति एक मत। लेकिन अगर वहीं पर हम जेएस मिल की बात करें, अगर हम बेंथम की जगह मिल की, यानी बेंथम जो है एक व्यक्ति एक मत यानी बराबर मत मूल्य की बात करता है। लेकिन अगर हम मिल की बात करें तो मिल आप जानते हैं, मिल विभेद मतदान प्रणाली का समर्थक है। ठीक है, विभेद मत प्रणाली, या इसी को हम आप कहते हैं भारित मत प्रणाली, जिसमें यह कहता है कि जो संपत्तिशाली वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षित व्यक्ति है, उसको एक व्यक्ति के बराबर, यानी एक व्यक्ति मतदान कर रहा है तो उसको 2 मत मानना चाहिए, यानी भारित मतदान, उसको ज्यादा वरीयता देने की बात कहता है। ठीक है, अब ये तो हो गई किसकी बात? कि सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानना। ठीक है,
लेकिन जो उदार लोकतंत्र है, उदार लोकतंत्र के बारे में, उदार लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इन उदार लोकतंत्र के लक्षणों को एलन वाल ने, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर डिटेल इसकी ब्रीफिंग दे रहा हूं कि उदार लोकतंत्र के बारे में एलन वाल साहब ने कुछ और लक्षणों को बताया कि उदार लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है बेटा, उदार लोकतंत्र क्या होता है, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताया है। आप इसको देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेंगे। ठीक, तो ऐसे फैक्ट्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका चाहे तो। लेकिन देखिए क्या कहता है यह, एक से अधिक राजनीतिक दल तथा उनके मध्य प्रतिस्पर्धा। उदार लोकतंत्र की विशेषताओं में क्या होता है, पहला, एक से अधिक राजनीतिक दल तथा उनके मध्य प्रतिस्पर्धा। दूसरा, उचित प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक पदों पर समान दावा। अगला, खुली राजनीतिक भर्ती। अगला, दबाव तथा स्वैच्छिक समूहों की उपस्थिति। अगला, नागरिक स्वतंत्रता। अगला, स्वतंत्र न्यायपालिका। और नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रेस व मीडिया। स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, यह उदार लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसको किसने बताया है, एलन बॉल ने बताया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में, निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है। निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य, ठीक है, जो दिखाई ना पड़े, कहा जाता है। किसको, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनसंचार माध्यम, समाचार पत्र। राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनसंचार माध्यम, समाचार पत्र। यानी अदृश्य साम्राज्य, नॉन विजिबल एम्पायर किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को, दबाव समूह को, जनसंचार माध्यमों को, या फिर समाचार पत्रों को, किसको कहा जाता है बेटा। इसमें भी आंसर होगा बी, यानी दबाव समूह। दबाव समूह को क्या कहा जाता है, अदृश्य जो है साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, ये किसने कहा है, दरअसल दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य कहा है डी मैक्कन ने। डी मैक्कन ने लोकतंत्र में जो है दबाव समूह को क्या नाम दिया है, अदृश्य साम्राज्य नाम दिया है। लेकिन इन्होंने यह भी बताया है कि दबाव समूह क्या होते हैं। इन्होंने बताया कि दबाव समूह वे समूह होते हैं जो एक तरह से हित समूह हैं और वे अनौपचारिक स्वरूप में होते हैं। औपचारिक मतलब जिसका विधिवत गठन किया गया हो, और अनौपचारिक वो हैं जिसका कोई जो है कह सकते हैं कोई प्रोफार्मा नहीं हो और उनको फॉर्मल में वे में क्रिएट नहीं किया गया हो, यानी वो इनफॉर्मल वे में हो, यानी अनौपचारिक संगठन हो। उन्हें उसने क्या नाम दिया है, दबाव समूह। जैसे हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के, जैसे बिजनेस क्लास है, बिजनेस वर्ग है, ठीक है, ये सब क्या है, एक तरह से दबाव समूह होते हैं। पर्यावरण के लिए सुरक्षा करने वाले लोग, ऐसे लोग भी, ठीक है, ये दबाव समूह होते हैं। लेकिन यहां एक चीज आप ये भी जानिएगा कि दबाव समूह और हित समूह दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अब इसके बारे में कि लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसको कहा गया है, दबाव समूह को कहा गया है। दबाव समूह क्या होते हैं, वे एक अनौपचारिक संगठन होते हैं। डी मैक्कन ने ही ये किसको जो है दबाव समूहों को क्या कहा था, अदृश्य साम्राज्य कहा था। के अलावा, इनके अलावा इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स हैं जिनको भी आप डिटेल में जान लीजिए, और उसमें कुछ और आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या है वह, देखिए थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में और आपको बता रहा हूं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनसे आगे क्वेश्चन फिर बनेंगे अभी, और कई क्वेश्चन बन चुके हैं। आइए जरा देखते हैं। आमंड, कोकबीज, सेक्कन, हेबोल्ड, ठीक है, ये दबाव समूह के स्थान पर, दबाव समूह के स्थान पर किसकी बात करते हैं, हित समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी आमंड, कोकबीज, सेक्कन, हेबोल्ड, यह दबाव समूह के स्थान पर हित समूह का प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है समझिएगा। दबाव समूह जो होता है वह सर्वांगीण हितों की बात करता है। यानी जैसे कि मान लीजिए हम कोई दबाव समूह है तो हम जो बात करेंगे वह सभी के लिए लाभदायक होगा।
ठीक है, यानी सभी के कल्याण के लिए होगा, यानी सभी को उससे लाभ होगा। लेकिन जो हित समूह होता है वह उस संगठन का, जिस संगठन के लिए वह कार्य करता है, केवल उसी के हितों के लिए कार्य करता है। जैसे मान लीजिए बैंक यूनियन है, तो बैंक यूनियन क्या करता है? बैंक यूनियन जो अगर कोई स्ट्राइक करता है या कोई दबाव बनाता है सरकार पर, तो दबाव समूह तो है ही है, लेकिन उसके दबाव का लाभ किसको मिलेगा? केवल बैंक वालों को लाभ मिलेगा। तो क्या हुआ? हित समूह हुआ। जैसे कोई रेल यूनियन, जो रेलवे यूनियन है, अब रेल यूनियन के लोग अगर कोई स्ट्राइक कर रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहे हैं, कोई आंदोलन चला रहे हैं, तो उससे लाभ किसको होगा? केवल रेल कर्मचारियों को होगा। तो वे क्या हो गए? वे हित समूह हो गए। लेकिन जैसे कोई पर्यावरण पर काम कर रहा है, तो पर्यावरण का लाभ तो सबको मिलेगा ना भाई, तो क्या हुआ? यह दबाव समूह हो गया। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। कुछ लोग दबाव समूह के स्थान पर हित समूह शब्द का प्रयोग करने की बात करते हैं। आगे अभी मैंने एलन बाल का बता ही दिया आपको कि एलन बाल दबाव समूह को प्रभावी गुट की संज्ञा देते हैं, प्रभाव गुट या प्रभावी गुट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर फाइनर की बात आती है। फाइनर दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य, ठीक है, गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं, तथा दबाव समूह को तृतीय सदन, दबाव समूह को तृतीय सदन भी कहता है। कौन कहते हैं? भी कहते हैं। कौन कहते हैं? फाइनर साहब कहते हैं। यह आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान समझिएगा। फाइनर दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं। साथ साथ में दबाव समूह को तृतीय सदन भी कहते हैं। तृतीय सदन भी क्या कहते हैं? कहते हैं। ठीक है, तृतीय सदन भी कहते हैं। ठीक, कौन? फाइनर साहब। यहीं पर अब दोनों में तुलना जरा कर लीजिए। अभी हमने क्या बताया था आपको इससे पहले कि डी मैकन साहब ने दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य कहा, लेकिन वहीं पर फाइनर साहब दबाव समूह को क्या कहते हैं? अज्ञात साम्राज्य। वो कहते हैं अदृश्य साम्राज्य, ये कहते हैं अज्ञात साम्राज्य। और क्या कहते हैं? गुमनाम साम्राज्य। और क्या कहते हैं फाइनर साहब? तृतीय सदन कहते हैं। अब इसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन इसी एक पेज से आपको बेटा मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सेलिन रिचर्ड लैम्बर्ट क्या कहते हैं? सेलिन रिचर्ड लैम्बर्ट दबाव समूह को गैर सरकारी शासन, अनऑफिशियल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिन रिचर्ड लैम्बर्ट दबाव समूह को गैर सरकारी शासन यानी अनऑफिशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। वहीं पर एलन पॉटर साहब कहते हैं दबाव समूह एक संगठित समूह है। क्या कहते हैं? दबाव समूह को ये एक संगठित समूह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए। अब जितने फैक्ट्स मैंने बताए बेटा एक क्वेश्चन के अंदर बताए, लेकिन इनसे आप कम से कम 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे कई क्वेश्चन जो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? पहला कह रहा है वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं। फिर कह रहा है वे चुनाव लड़ते हैं। वे राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं। फिर कह रहा है वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, क्या होगा भाई? आवश्यक कार्य नहीं है पूछ रहा है। अगर कहा जाए आवश्यक कार्य है तो ये तीनों आवश्यक कार्य हैं। ठीक है, लेकिन गुप्त रूप से जनता की सेवा नहीं करते हैं, ये आवश्यक कार्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कि वह गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, यह राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। ठीक है, यह राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य क्या यही है? इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए। दरअसल गुप्त रूप से जनता की सेवा करना राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है, लेकिन इनका बेसिकली कार्य क्या है? राजनीतिक दलों का बेसिकली कार्य क्या है? इसको अलग अलग चिंतक ने अलग अलग बताया है। इसमें प्रोफेसर मेरियम ने बताया है, हूवर ने बताया है, रॉबर्ट सी बोन ने भी बताया है। इनके बारे में क्या बताया है, यह स्टेटमेंट दे करके कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहला जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके पीजीटी का क्वेश्चन है।
प्रोफेसर मेरियम। प्रोफेसर मेरियम ने राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य की जो व्याख्या की है, बताया है, उस पर पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें जो तीसरा रॉबर्ट सी बोन वाला आप देख रहे हैं, ये जो है आपके जीआईसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी इसको रिपीट किया गया है क्वेश्चन 2 बार, बस थोड़ा सा शब्द बदल दिया गया है बेटा, बस इसीलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा लर्न कीजिए, याद कीजिए फैक्ट को। आइए, प्रोफेसर मेरियम क्या कहती हैं? प्रोफेसर मेरियम कहते हैं कि राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोकनीति का निर्धारण या निर्माण करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना है। यहीं पर हूबर, आप जानते हैं, इनके अध्यक्षता में हूबर आयोग बना था। हूबर के अनुसार प्रजातांत्रिक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल की भांति हैं। प्रजातांत्रिक यंत्र यानी कह सकते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली के चालन में यानी चलाने में राजनीतिक दल तेल की भांति हैं, यानी लोकतंत्र तभी चलेगा जब राजनीतिक दल होंगे। फिर क्या कह रहा है रॉबर्ट सी बोन? रॉबर्ट सी बोन साहब क्या कहते हैं? रॉबर्ट सी बोन साहब कहते हैं कि राजनीतिक दलों के कार्यों में संगठन, मांगों के व्यवस्थित संशोधन, सत्ता का वैधीकरण या वैधानीकरण, नीति का निर्धारण, शासन, उत्तरदायित्व और आधुनिकीकरण के कार्यों को प्रमुख माना गया है। ठीक है, यानी रॉबर्ट सी बोन साहब कहते हैं कि राजनीतिक दलों का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है भाई? संगठन बनाना, मांगों के व्यवस्थित संशोधन करना, सत्ता का वैधानिकीकरण करना, नीति का निर्धारण करना, शासन, उत्तरदायित्व और उनका आधुनिकीकरण करना। ठीक है, एक और कहता है रॉबर्ट सी बोन कहते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसको आप लोग, और इससे आपको यह पता चलेगा कि राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन यह कह रहा था कि राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? वो गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं। राजनीतिक दल गुप्त रूप से नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला सेवा करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा प्रदत्त कूट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करें, यानी इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। कह रहा है प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं। अब वही आ गया बेटा जो मैंने इससे पहले कराया है, उसी का एकदम ये एब्रीविएशन है यानी विस्तार है। प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं, सही है। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो बिल्कुल, अगर आप राजनीतिक दलों के कार्यों में देखें तो राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई? शिक्षा प्रदान तो करते ही हैं। ठीक है, फिर जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महती भूमिका। यहां राजनीतिक शिक्षा से मतलब है जो है लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज होना। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महती भूमिका है, यानी जो है निर्णायक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगला कह रहा है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी वहां कोई पराठा खाने थोड़ा आती है, सत्ता प्राप्त करने के लिए ही आती हैं। तो क्या सही है इनमें से? इनमें से पहला कह रहा है ए और सी सही है, दूसरा कह रहा है कि ए और डी सही है, और तीसरा कह रहा ऊपर में सभी सही हैं, और डी कह रहा है सभी गलत हैं। नहीं भाई, एक्चुअल में ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, लोकतंत्र के लिए ये सभी सही हैं। ठीक है, लोकतंत्र के लिए पॉलिटिकल पार्टी आवश्यक है, बात सही है। पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है इनसे, ये भी सही है। ठीक है, और राजनीतिक मत या जनमत जो बनता है, पॉलिटिकल व्यू जो बनता है, वो भी इनका काम है, और साथ में इनका काम सत्ता प्राप्त करना भी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? निम्न में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब आप लोग समझते होंगे, जिसमें राजतंत्र को संवैधानिक बनाया गया, यानी जिसमें राजा उसका प्रमुख हो, सम्राट उसका प्रमुख हो या साम्राज्ञी उसका प्रमुख हो, उस व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया गया हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक राजतंत्र।
भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। आंसर इसमें क्या होगा? ना तो भारत होगा, ना जर्मनी होगी, ना फ्रांस होगा। आंसर होगा ब्रिटेन। अगर इसमें जापान होता तो जापान भी हो जाता। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है आप जानते हैं, ब्रिटेन के संविधान में जो सम्राट है या साम्राज्ञी है उसे क्या बनाया गया है? उसको शीर्ष पर रखा गया है और वहां के संविधान में उनको स्थान दिया गया है, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्या कहा गया है? ब्रिटेन में अगर हम ब्रिटेन की बात देखें तो ब्रिटेन में आप जानते हैं 2 सदनीय व्यवस्था है। एक सदन है उसका हाउस ऑफ लॉर्ड और एक है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है आप जानते हैं इसके 90% जो सदस्य होते हैं वह वंशानुगत होते हैं। इनकी नियुक्ति राजा की सलाह, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राजा के द्वारा या सम्राट के द्वारा क्या होती है? की जाती है। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती है हाउस ऑफ लॉर्ड के, इसके 90% सदस्य क्या होते हैं? 90% मेंबर्स क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन करता है? राजा के द्वारा यानी सम्राट के द्वारा की जाती है। और यह कह सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड, यह स्थायी सदन है, जैसे हमारे यहाँ की राज्यसभा, यह स्थायी सदन है। जबकि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इस हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, इसके सदस्य जो है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है उसी तरह से इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। और यह व्यवस्था कहां पर है? इनमें से, इन विकल्पों में से ब्रिटेन में है, जबकि भारत, जर्मनी और फ्रांस में क्या है? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि सबसे पहली बात तो ये कि विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र किसको माना जाता है? विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र स्विट्जरलैंड को माना जाता है। और इसी देश में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था भी है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं? दरअसल जहां की जनता अपने शासकों का निर्वाचन स्वच्छंद होकर प्रत्यक्ष तौर पर करती है। अब आप कहेंगे कि प्रत्यक्ष तौर पर तो यहां भी करती है, लेकिन दरअसल यहां में और वहां में काफी अंतर है, क्योंकि कुछ चीजें वहां पर मतलब सबके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि वहां पर प्रत्यक्षता आपको दिखाई पड़ेगा। पहली चीज तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है यह बहुत बड़े देशों में यानी भारत जैसे देशों में फिलहाल इतनी आसान नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड एक छोटा सा खूबसूरत देश है। ठीक है, और जैसा कि अगर हम मैकियावेली के अनुसार देखें तो मैकियावेली क्या कहता है स्विट्जरलैंड के बारे में? वह कहता था कि स्विट्जरलैंड के लोग बहुत ही ईमानदार लोग हैं। लेकिन मैकियावेली वहीं इटली के बारे में क्या कहता था? कि इटली के लोग चोर हैं, मक्कार हैं और लालची हैं। इसलिए जो व्यवस्था स्विट्जरलैंड में हो सकती है वह इटली में नहीं हो सकती है, यह मैकियावेली कहता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान संदर्भों में आप देखें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहां पर है, तो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। क्यों है? दरअसल यहां पर एक थिंकर है हर्नसा के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा क्या कहा है हर्नसा ने। यहां पर हर्नसा ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कुछ बात कही है। किसने? हर्नसा ने ये कहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पर होता है वहां पर उसकी कुछ विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? एक तो उपक्रम उसकी विशेषता होती है, यानी वहां पर इनिशिएशन लेने की यानी आप कह सकते पहल करने की वहां पर छूट होती है। ठीक है, यानी अपने हिसाब से आप नई पहल आसानी से कर सकते हैं।
दूसरा, अगर कोई प्रतिनिधि गया है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसे क्या करते हैं आप, उसके पास वहां पर राइट टू रिकॉल है, यानी उनको आप समय से पहले ही उनको वापस भी बुला सकते हैं। आपके यहां राइट टू रिजेक्ट तो है, यानी नोटा तो है, लेकिन राइट टू रिकॉल नहीं है फिलहाल। दूसरा, परिपरीक्षा यानी रेफरेंडम है कि जनमत संग्रह हो सकता है वहां पर। परिपरीक्षा क्या बोलते हैं हम, जनमत संग्रह बोलते हैं, ठीक है, रेफरेंडम भी बोलते हैं इनको हम। यानी किसी भी कानून को बनाने से पहले, कानून के निर्माण के समय क्या किया जाता है, एक रेफरेंडम किया जाता है कि जिसमें जो है यह देखा जाए या लोग बताएं कि हाँ भाई इस प्रकार की नीति या इस प्रकार का कानून बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ क्या होती हैं, खूबसूरती होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है। निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, क्या सही नहीं है, यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला कह रहा है इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। तीसरा कह रहा है यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। ठीक है, फिर कह रहा है यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। वास्तव में ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी नहीं सही है। यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। क्यों भाई, अगर योजनाओं और नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है तो फिर निर्णयन किस बात का। वास्तव में निर्णयन में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। अगर हम हर्बर्ट साइमन के हिसाब से देखें तो हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं, हर्बर्ट साइमन, आप इनके नाम के बाद इनको जानते होंगे आप लोग। इन्हें हर्बर्ट साइमन एक व्यवहारवादी चिंतक हैं। ठीक है, और नेट के सिलेबस में है, इस पर क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्बर्ट साइमन को निर्णयन के संदर्भ में निर्णयन को परिभाषित किया इन्होंने, और इन्होंने निर्णयन को इस तरह परिभाषित किया कि इन्होंने इसको अर्थ से जोड़ दिया। मतलब इन्होंने निर्णयन की, यानी हर्बर्ट साइमन ने निर्णयन की यानी डिसीजन मेकिंग की आर्थिक उपयोगिता को सिद्ध किया और इसको अर्थशास्त्र से इस प्रकार से जोड़ दिया। जबकि ये प्रशासनिक चिंतक थे, इसके बावजूद इनको इसी काम के लिए, निर्णयन की आर्थिक उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए के कारण ही इनको अर्थशास्त्र का 1978 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन नो डाउट बहुत ही बढ़िया चिंतक थे। हर्बर्ट साइमन ने किसी भी समस्या के समाधान के 3 विकल्प दिए ही थे, एक है परिकल्पना, एक है डिजाइन और एक है चयन। क्या कहा कि हमें समस्याओं की पहले तो परिकल्पना करनी चाहिए, फिर उन समस्याओं के समाधान के लिए ढेर सारे हमें डिजाइन बनाना चाहिए, और फिर उस डिजाइन में से हमें सर्वोत्तम डिजाइन क्या करना चाहिए, हमें सर्वोत्तम डिजाइन को चुन लेना चाहिए। सर्वोत्तम विकल्प क्या करना चाहिए, चुन लेना चाहिए। तो ये क्या करता है, यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्या होगा भाई, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन निर्णयन के बारे में सिर्फ हर्बर्ट साइमन ही नहीं कहते हैं, और हर्बर्ट साइमन इसके अलावा कुछ और भी कहते हैं, के अलावा टेरी भी कुछ कहते हैं, और भी कुछ चिंतक कहते हैं। आइए जरा देखते हैं उसको भी हम। क्या है टेरी के, पहले समझ लीजिए टेरी क्या कहते हैं। टेरी साहब क्या कहते हैं, 2 या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यावहारिक विकल्प को चुन लेना ही निर्णय देना है। 2 या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यावहारिक विकल्प को चुन लेना ही निर्णय देना है। आपके पास जो है 2-3 विकल्प हैं जो आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उनमें से सबसे अच्छे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना है। यही क्या है, निर्णय है। ये कहते हैं कौन, टेरी साहब कहते हैं। हर्बर्ट साइमन साहब का एक स्टेटमेंट और है, यहां पर पढ़ लीजिए। हर्बर्ट साइमन ने अपनी प्रसिद्ध कृति यानी किताब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में निर्णय लेने संबंधी विचार दिए हैं। साइमन क्या कहते हैं इसके बारे में कि प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है। और क्या कहते हैं, इसीलिए हर्बर्ट साइमन को लोक प्रशासन के क्षेत्र में निर्णय निर्माण संबंधी अपने इस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था। जबकि ये मैंने क्या कहा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिख रहे हैं, ये लोक प्रशासन के में
ये चिंतक आता है। ठीक है, हर्बर्ट साइमन प्रशासनिक व्यवहार के बारे में बताते हैं, प्रशासनिक चिंतक हैं, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? इसके लिए अर्थशास्त्र के लिए इनको, क्योंकि इन्होंने निर्णयन की आर्थिक उपयोगिता को साबित किया था। इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं, यानी अगर आप ये देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर जिनको आपने निर्वाचित किया है वो अपना सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको आप वापस भी बुला सकते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? प्रत्याहान, परिप्रेक्षा, जनमत संग्रह या उपक्रम। वास्तव में इसे ही कहते हैं प्रत्याहान यानी रिकॉल। रिकॉल, अभी ये क्वेश्चन आया था जिसमें हमने बताया था कि रिकॉल की व्यवस्था कहां पर है? स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था है और वहां पर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है। और मैंने बताया था आपको कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे उत्तम उदाहरण भी कौन है? स्विट्जरलैंड ही माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी। द्वितीय सदन की विद्यमानता, द्वितीय सदन यानी सेकेंड हाउस की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी, वह कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। वह कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। या किसने कहा? ब्लंट्सली, गवर्नर, लेकी, न्यायाधीश स्टोरी। ब्लंट्सली, गवर्नर, लेकी, न्यायाधीश स्टोरी। यह स्टेटमेंट है गवर्नर का। किसने कहा? गवर्नर का स्टेटमेंट है। क्यों कहा गवर्नर ने? समझिएगा। दरअसल गवर्नर द्विसदनीय व्यवस्था की वकालत करता है। गवर्नर जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था की वकालत करता है। गवर्नर ये कहता है कि दरअसल जहां जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था होती है उसमें एक सदनीय व्यवस्था की मनमानी पर रोक लगती है। जैसे हमारे यहां संसद है तो द्विसदन है, राज्यसभा है और लोकसभा है। लेकिन विधानसभाओं में अगर आप जो है राज्यों में जाएंगे तो विधानसभा के साथ साथ हमारे विधान परिषद भी है। कहां पर? 6 राज्यों में है। लेकिन बाकी अन्य राज्यों में केवल एक सदनीय व्यवस्था है, विधानसभा है। अब उसका नुकसान क्या होता है और फायदा क्या होता है? गवर्नर ये कहता है कि जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था होती है वहां पर अविचारपूर्ण यानी अविवेकीय कानून निर्माण में समस्या आती है। कानून निर्माण पर रोक लगती है, क्योंकि एक सदन अगर गलत भी कर रहा है, कोई उसके पास बहुमत है, तो दूसरा सदन कहीं ना कहीं उसको रोकने का एक साधन बन जाता है। वह कहता है कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तथा कानून के अत्याचार से सुरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि दरअसल यह एक स्टेटमेंट है। किसका? गवर्नर का। द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह पूरा स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? गवर्नर का स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें जितने और लोग हैं यह सब भी द्विसदनीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ऐसा ना सोचिएगा कि ये सब समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए इसको याद करिएगा। यह जो है पूरा गवर्नर का स्टेटमेंट है, पूछा गया है जो आपसे। लेकिन द्विसदनीय व्यवस्था का समर्थन ये बाकी अन्य लोग भी करते हैं। इसमें ब्लंट्सली क्या कहता है, इसको जरूर पढ़िएगा। ब्लंट्सली कहता है कि 2 आंखों की अपेक्षा, इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा, 2 आंखों की अपेक्षा 4 आंखें सदा अच्छा देखती हैं। क्या कह रहा है? कि 2 आंखों की अपेक्षा 4 आंखें सदा अच्छा देखती है। पहले आपके मोबाइल में एक ही कैमरा होता था, आजकल 2-2, 3-3, 4-4 कैमरे आने लगे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, पिक्चर आप लोग बढ़िया बढ़िया खींचते हैं ना, आजकल फोटो बढ़िया बढ़िया खींचते हैं ना, और थोड़ी बढ़िया नहीं आ रही तो फिल्टर लगा देते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये क्या कह रहा है ब्लंट्सली कि 2 आंखों की जगह 4 आंखें सदा अच्छा देखती हैं। मतलब कि अगर कहीं पर एक सदन है के मुकाबले 2 सदन हैं तो वहां पर अच्छी व्यवस्था या अच्छी सरकार कार्य करेगी। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम और देखें लॉर्ड एक्टन के संदर्भ में, लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा है इस बारे में? लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि
दूसरे सदन को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे अच्छा साधन माना जा सकता है। यानी उन्होंने कहा कि जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था होती है वहां पर जो दूसरा सदन है उसको लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने का सबसे बेहतर साधन माना जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ अतिरिक्त बातें बताई किसके बारे में, जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है उसके बारे में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल यहां दो शब्द हैं, वैज्ञानिक और समाजवाद। वैज्ञानिक और समाजवाद। दरअसल समाजवाद का जनक, पहले तो आप यहां पर जानिएगा कि समाजवाद क्या है। दरअसल इसका उत्तर क्या होगा, मार्क्सवाद। उत्तर क्या होगा फिलहाल इसका, मार्क्सवाद। की वैज्ञानिक समाजवाद को इसके रूप में जाना जाता है, मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद जो है में जो ये समाजवाद है इसको जानना होगा आपको कि ये शब्द कहां से आया। दरअसल समाजवाद का जनक या कह सकते हैं कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट ओवन ने किया था। रॉबर्ट ओवन ने किया था। यानी समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है, समाजवाद शब्द का सबसे पहला, इसे समझिएगा, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भैया, रॉबर्ट ओवन ने किया था। रॉबर्ट ओवन ने किया था। लेकिन वैज्ञानिक तरीका जो बताया उन्होंने, ठीक है, वैज्ञानिक तरीका किसको कहते हैं, जहां पर तथ्यों का समावेश करके एक निष्कर्ष निकाला जाए, बस स्थिति के बारे में विचार करके फिर एक कंक्लूजन निकाला जाए, उसे कहते हैं वैज्ञानिकता। ठीक है, और इस तरह का तर्क वितर्क किसने किया था, मार्क्स ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। इसीलिए कार्ल मार्क्स को क्या माना जाता है, या कार्ल मार्क्स की विचारधारा जिसको हम मार्क्सवाद कहते हैं को हम वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं, या वैज्ञानिक समाजवाद को ही हम मार्क्सवाद भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय आंसर क्या होगा भाई इसमें देखिए, जो मार्क्सवादी दर्शन है, मार्क्सवादी दर्शन को हमारे यहां भारत में आकर के दरअसल यह कहीं ना कहीं एक नई विचारधारा बन गई, जिसको हम समाजवादी विचारधारा कहने लगे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण फिलहाल कार्ल मार्क्स से काफी प्रभावित थे, और जेपी नारायण साहब ने और महात्मा गांधी से भी ये काफी प्रभावित थे। इन्होंने, आप जानते हैं, इनकी दो किताबें हैं जिनको आप लोग जानते होंगे। जो एक तो इन्होंने समग्र क्रांति चलाया था, समग्र क्रांति, ठीक है, जिसके बाद उन्होंने पूरी व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी। यानी ये बिना दल की सत्ता की बात करने वाले व्यक्ति थे, समग्र क्रांति। इसके अलावा इन्होंने एक और, इनकी जो बुक थी वो आप जानते हैं, टुवर्ड्स स्ट्रगल। ठीक है, टुवर्ड्स स्ट्रगल इनकी ये बुक थी। समग्र क्रांति आंदोलन के प्रणेता थे, इनकी बुक थी टुवर्ड्स स्ट्रगल। और इनकी एक बुक और थी जो सीधे सोशलिज्म पर ही लिखी गई थी। ठीक है, उसका नाम था व्हाई सोशलिज्म। व्हाई सोशलिज्म, ठीक है, वाई सोशलिज्म। इस वाई सोशलिज्म में और टुवर्ड्स स्ट्रगल में, दोनों में इन्होंने समाजवादी विचारधारा को प्रबल रूप में रखा था। और 1977 में जो सरकार बनी थी जनता पार्टी की भारत में, इंदिरा गांधी सरकार को हटा करके, वह जयप्रकाश नारायण के जिसको हम जेपी आंदोलन कहते हैं या समग्र क्रांति आंदोलन कहते हैं, इसके ही कारण संभव हो पाई थी, जिसमें इन्होंने इंदिरा गांधी की तानाशाही विचारधारा, ठीक है, कि या एक दलीय, एक तरह से जो उनका एक दल का प्रभुत्व था, एक दलीय प्रभुत्वता की निरंकुशता के इन्होंने
अगेंस्ट में जाकर के अपना आंदोलन चलाया था। ठीक है, जो ये इस तरह की व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा मानते थे, इसलिए इन्होंने आंदोलन किया था और यह आह्वान किया था कि सभी लोग मिल जाओ, सभी लोग एक हो जाओ और अपने दल की विचारधारा को भूल करके सामूहिक विचारधारा के तहत काम कीजिए। ठीक है, और उसी को नाम दिया गया समग्र क्रांति। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के मसीहा, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में माना जा सकता है? थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया, रूसो। क्रांतिकारी पंथ के मसीहा, ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में किसको माना जा सकता है भाई? थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया और रूसो। किसे माना जाएगा? कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के मसीहा। दरअसल किसी बने बनाए रास्ते पर चलना बड़ा आसान होता है, या सब रास्ते जो सभी लोग उसी रास्ते पर चल रहे हों उस रास्ते पर चलना भी बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर आप कोई अलग से रास्ता बना रहे हैं तो उस रास्ते पर चलना और साथ में उस रास्ते के विपरीत चलना और चलते रहना दोनों ही आसान नहीं होता। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में बिल्कुल भी माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता? क्यों माना जा सकता है इनको? क्योंकि इन्होंने शोषण विहीन समता मूलक समाज की परिकल्पना की। शोषण विहीन समता मूलक समाज की परिकल्पना की और उसके लिए इन्होंने क्रांति का आह्वान किया। क्या? किसके? यह पूंजीपति वर्ग के खिलाफ थे और यह चाहते थे कि जो हमारा सर्वहारा वर्ग है वह वर्ग क्या हो, इनके खिलाफ आंदोलन करे और जब तक यह आर्थिक असमानता दूर नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार से समानता की परिकल्पना नहीं संभव है। कार्ल मार्क्स हर समस्या की जड़ बस एक ही चीज को मानते थे, वो क्या था? पूंजीपति वर्ग। यह चाहते थे कि पूंजीपति वर्ग के अगेंस्ट में लड़ाई लड़े लोग और अपने स्तर पर लड़ाई लड़ें, जो उनके पास साधन हो सकता है उस आधार पर लड़ाई जो है ये लड़े। और इन्होंने, आप कह सकते हैं कि इस लड़ाई के लिए पहली बार वैज्ञानिक आधार पर यानी वैज्ञानिक क्रांति की परिकल्पना किया, यानी वैज्ञानिक आधार पर तथ्यों को रखा, लोगों को प्रस्तुत किया। और एक समय था जब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं मार्क्सवाद, जो बाद में कई अन्यवाद में परिवर्तित हो गया, ठीक है, मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद की क्रांति चलने लगी थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से संबंधित है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। अगला, राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सरकार की आत्मा है। दरअसल आंसर सीधे हो गया होगा, आपको मिल गया होगा सीधे आंसर। इसका आंसर होगा ए, राज्य एक वर्ग संरचना है। यह क्या मानते थे? यह मानते थे दरअसल जो राज्य की संकल्पना, यानी राज्य की संकल्पना को ही स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि ये मानते थे कि दरअसल राज्य जो है यह पूंजीपतियों का एक वर्ग है, यानी उच्च वर्ग ही राज्य नामक संरचना का सृजन करता है क्योंकि उससे हित होता है। ये मानते थे कि चंद पूंजीपति लोग हैं, यही लोग राज्य की आड़ में अपना शासन चलाते हैं और अपने हितों की पूर्ति कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कार्ल मार्क्स राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कह करके पुकारता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं। मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं किससे? फ्रांस की क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से, जर्मन शास्त्रीय दर्शन से, सभी से। बताइए भाई, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं किससे? आंसर क्या होगा भाई इसमें? जाहिर सी बात है फ्रांस की क्रांति इसमें हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें? फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा इसका उत्तर? फ्रांस की क्रांति। बोलो भाई, क्यों हो जाएगा? दरअसल मार्क्स का राज्य और क्रांति का सिद्धांत जो हमारा है वो 1848 से 1851 के मध्य, 1848 से 1851 के मध्य में
जो फ्रांस की क्रांतिकारी घटनाएं घटी थी उनसे बहुत प्रभावित था। यानी दरअसल मार्क्स का राज्य और क्रांति का सिद्धांत 1848 से 1851 के मध्य में फ्रांस में घटित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का ही एक तरह से क्या था, परिणाम था या उससे प्रभावित था। कौन सा? फ्रांस के राज्य और क्रांति का सिद्धांत। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, इसमें आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948, 1949, 1950, 1951। 1951 क्या हो जाएगा भाई आंसर? आंसर इसका हो जाएगा ए, 1948। ठीक है, सितंबर 1948 में यूनेस्को द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में राजनीतिक चिंतक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और अन्य विचारकों को बुलाया गया था, जिसमें राजनीति विज्ञान के चिंतकों की प्रधानता थी। ठीक है, इसमें इन चिंतकों से विचार विमर्श किया गया और इन चिंतकों से विचार विमर्श करके राजनीतिक क्षेत्र का निर्धारण किया गया। और इस राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या रखा गया? इनमें राजनीति विज्ञान विषय में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्न दल, जनमत, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आदि को शामिल किया गया। यानी इसमें राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दल, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक राष्ट्रीय संस्थाएं, राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक है, इन सब को शामिल किया गया। तो ये थे कुल बेटा आपके 15 क्वेश्चन। लगे रहिए आप लोग और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। जल्दी ही आप पाएंगे कि आप पहले की तुलना में काफी बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।